Hello students, welcome back to our next UGC NET Commerce 2026 40 Days Foundation Marathon Series। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पेपर 2 का डे 5 और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ का हमारा मेन मोटिव है बेसिक से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना, जिससे यूजीसी नेट कॉमर्स 2026 की प्रिपरेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ती रहे। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 की क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं तो आज का सेशन आपके कॉन्सेप्ट्स को एक और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि हर लेक्चर अगले लेक्चर की फाउंडेशन होता है। आज की क्लास में हम हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी एक स्मार्ट और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक को और अपने पेन को रेडी रखिए, पूरा फोकस बनाए रखिए, क्योंकि डे 5 इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 2 प्रिपरेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज, देखिए स्टूडेंट फिर से आपके पास असर्शन आ गया है। स्टूडेंट असर्शन और रीज़न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, असर्शन में आपको क्या होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है और रीज़न में भी आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होती है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है। पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपका असर्शन सही बात कर रहा है या नहीं, रीज़न आपका सही बात कर रहा है या नहीं, और साथ साथ ये भी देखना होता है कि क्या उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, क्या वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अगर कर रहा होता है तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर होता है, नहीं कर रहा होता है लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। असर्शन आपका सही है लेकिन रीज़न आपका गलत है तो फिर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, और अगर आपका असर्शन गलत है रीज़न सही है तो फिर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि क्या चीज़ आपकी सही है और क्या वो सही एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे भी बहुत फोकस करना होता है। तो फर्स्ट असर्शन आपकी क्या कहती है स्टूडेंट्स, firm opt for buying an asset if the equivalent annual cost of ownership and operation is less than the best lease it can get। स्टूडेंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक प्लांट की, ठीक है। अब ये हमारा प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी बात करें तो अगर मैं इसको बाय करूं, यानी कि इसकी मुझे बाइंग कॉस्ट, एक बात होती है बाइंग कॉस्ट, एक होती है लीज कॉस्ट। बाइंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने परचेज कर लिया। लीज कॉस्ट का मतलब क्या है कि मैंने उसको रेंट पर ले लिया, ठीक है। अगर मैं किसी भी प्लांट को बाय करूं तो मुझे उसकी अमाउंट पड़ रही है 10 लाख, और अगर मैं उसी को लीज ले रही हूं तो यहाँ पे मेरे को पड़ रही है उसकी 8 लाख, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, उसको उधार ले लूंगी, यानी कि उसको किराए पे ले लूंगी, और यहीं पे अगर मुझे उसको परचेज करने की कॉस्ट पड़ रही है 10 लाख, लेकिन अगर मैं उसको रेंट पे ले रही हूँ तो मुझे एनुअली उसकी कॉस्ट करनी पड़ रही है 12 लाख। तो उसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर उसको बाय कर लूंगी। बिल्कुल सेम असेसमेंट इसने यहाँ पर कहा है। असर्शन में क्या कहा है कि फर्म ऑप्ट फॉर बाइंग एन एसेट, फर्म ऑप्ट करेगा बाय करना एसेट को व्हेन इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन इज लेस देन द लीज रेट, यानी कि लीज रेट से अगर हमारा लेस देन हो जाता है बाइंग कॉस्ट तो फर्म क्या करती है, ऑप्ट कर लेती है परचेज करना, यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पे असर्शन आपका बिल्कुल सही बात कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन की, ऑपरेटिंग लीज आर अट्रैक्टिव टू इक्विपमेंट यूजर्स इफ द लीज पेमेंट इज लेस देन द यूजर्स इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग द इक्विपमेंट। बिल्कुल सही बात कही है कि अगर हमारी यहाँ पर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है लीज पेमेंट से, हो रही है ना ज़्यादा, तो उसमें वो क्या करेगा, वो हमारा लीज पर लेना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही बात है। तो रीज़न भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, और साथ साथ जो आपका रीज़न है वो आपके असर्शन को डिफाइन भी सही कर रहा है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है स्टूडेंट, अगेन यू हैव द असर्शन एंड रीजन। असर्शन आपका क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससैटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट एज द सेम प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। स्टूडेंट जो हमारे हर्सबर्ग हैं उन्होंने दो चीज़ों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि 2 फैक्टर थियरी उन्होंने बताई है। पहला है सेटिस्फैक्शन, यानी कि प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन, और दूसरा बोला है उन्होंने डिक्रीजिंग डिससैटिस्फैक्शन। अब डिससैटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, डिससैटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसको उसकी सैलरी टाइम पर मिलना, ठीक है,
उसको एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। यानी कि डिससेटिस्फैक्शन को अगर हमें उसकी डिक्रीज करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमने सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा दिया। क्यों? क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन को अगर हम उसे मतलब जो उसके डिससेटिस्फैक्शन के पॉइंट्स है, जैसे उसको सैलरी टाइम पे ना मिलना, उसके आने पे सब कोई नाक मुंह चढ़ा के बात करना, उससे सही तरीके से बात मत करना, उसके किसी भी काम को अच्छा करने पे उसे अप्रेजल नहीं प्रोवाइड कराना, ये सब क्या है? ये उसकी डिससेटिस्फैक्शन लेवल के कारण है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो अपनी कंफर्ट जोन में नहीं रह पाता है। यानी कि क्या है, यहाँ पर हम उसके डिससेटिस्फैक्शन लेवल को कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके एलिमिनेट करें, बट हम उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। सेटिस्फैक्शन लेवल उसका इंक्रीज कब होगा? जब हम उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे, जब हम उसको जॉब से लेकर उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, जब हम उसको न्यू प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे हर्सबर्ग कहते हैं कि रिड्यूस करना डिससेटिस्फैक्शन को वर्क पर बराबर नहीं है प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। दिस इज वेरी करेक्ट, ये आपका असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कहता है? अंडर द टू फैक्टर थियोरी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मोटिवेशन। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि सेटिस्फैक्शन में क्या होता है कि हम उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, और डिससेटिस्फैक्शन में हम उनके जॉब एनवायरनमेंट को फ्रेंडली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनको जॉब एनवायरनमेंट अच्छा सा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दे बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ट्रेडमार्क असर्शन। कहता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव्स एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी राइट टू द ट्रेडमार्क ओनर। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर क्या बात हो रही है? ट्रेडमार्क की बात हो रही है, यानी कि एक देखिए आपका क्या है, ये टिक लगाया तो आप सबके दिमाग में आ गया होगा ये तो नाइक है। क्यों? क्योंकि नाइक ने इस एक एक्सक्लूसिव डिजाइन को क्या किया हुआ है, अपने नाम पर ट्रेडमार्क कर दिया है। ये क्या है? ये उसने एक उसको एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? बिल्कुल एक जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जब आप अपने किसी भी डिजाइन को, किसी भी साइज को रजिस्टर करवा देते हैं तो वो आपको एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करा देता है रिगार्डिंग दैट ट्रेडमार्क ऑनरशिप, ठीक है। तो ये आपका असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कहता है? अ ट्रेडमार्क इज अ रीजनेबल रिकॉग्नाइजेबल साइज, डिजाइन और एक्सप्रेशन विच आइडेंटिफाइज product or service of a particular source from those of others and are used to claim exclusive property right of product or service। बिल्कुल सेम बात की गई है स्टूडेंट कि ट्रेडमार्क हमारा क्या कर रहा है? साइज, डिजाइन और एक्सप्रेशन को क्या खासकर किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के पर्टिकुलर सोर्स से हम किसी और से उसको क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो डिज़ाइन है ये कोई और अपने प्रोडक्ट पर नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी राइट आपको प्रोवाइड करा रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है? हमारी कंज्यूमर के प्रॉपर्टी मतलब कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात करता है। तो उसमें जो फोरम होती है, जो उनका पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, उसमें हमारे कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल कंसिस्ट ऑफ वन लेडी सोशल वर्कर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर एक सोशल वर्कर लेडी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ अ सुप्रीम हाई कोर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 मेंबर्स का होना जरूरी होता है। 1 हमारा यहाँ पे क्या होता है? 1 आपके प्रेसिडेंट होते हैं प्लस 2 मेंबर्स होते हैं और इनमें से 1 ऑफ फीमेल मेंबर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड। स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेमा की, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे हमें फॉरेक्स को ध्यान में रखना है। जहाँ पर भी हमारी फॉरेन करेंसी के बारे में एक्सचेंज देख रहे हैं हम, वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड होगी, ठीक है।
बात की जा रही है फर्स्ट की डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं तो फॉरेक्स आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर फॉरेक्स में इंक्लूड होगा, डज नॉट इंक्लूड नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी दोनों आ गए, यानी कि फॉरेक्स तो इंक्लूड हो गया है, यानी कि ये भी आपका फॉरेक्स में इंक्लूड होगा। ट्रैवलर चेक ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, अब इसको ध्यान में देखिए, हम पे तो कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, लेकिन फिर भी हम उसको इंडियन करेंसी में ही पे कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे फॉरेक्स को नहीं लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फॉरेक्स आपका इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर फेमा इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, देखिए आउटसाइड इंडिया तो ये भी पे कर रहा है, लेकिन फॉरेक्स में पे कर रहा है, ठीक है, तो ये तो इंक्लूड होगा फेमा में, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन से ऐसे लॉ है जो उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्सी लॉ। बैंक स्टूडेंट बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन की, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं, इनिशियली लैंग्वेज पे हम क्या दें कि कंपनी को रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान अगर कोई भी लॉ में चेंज आता है तो क्या वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। कोई भी अगर नया लॉ आ जाता है तो क्या वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल करेगा। बैंकरप्सी लॉ भी अगर कोई आ जाता है तो वो भी हमारे बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, यानी कि ये दोनों लॉ आपकी बिजनेस की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है, जो जहां पर हमारा बिजनेस रन हो रहा है उसकी सराउंडिंग में जो भी हमारा एनवायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई भी कानून आता है तो वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जिससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचे, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला लॉ भी हमारे बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पर वर्कर्स एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ डिसीज का ध्यान रखते हुए हमें अपने बिजनेस एक्टिविटीज को अगर रन करना है तो वो भी हमारे लॉज हमारे बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट आता है कंपटीशन लॉज। कंपटीशन लॉज क्या होते हैं स्टूडेंट, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख के अपने एक्टिविटीज करने हैं, हमें कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, हमें किसी भी तरीके की मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रख के अपने बिजनेस को करना है, यानी कि कॉम्पिटिशन लॉ भी हमारे बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, यानी कि चारों लॉज अफेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ओड। स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल कल्चर फैक्टर एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। स्टूडेंट जो आपके इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है, ये तीनों आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और जो आपका सोशल कल्चर फैक्टर है ये आपके सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर ऑड वन आउट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जैसे हम सोशल एनवायरनमेंट को हम ये भी कहते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे काम करना, वो हमारा इसी के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और एसर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। स्टूडेंट यहाँ पे बात की जा रही है परचेज कंसिडरेशन की, यानी कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई भी अमाउंट परचेज कर रहे हैं, किसी भी एसेट को परचेज कर रहे हैं, तो उसके रिटर्न में हमें कितना अमाउंट पे करना है, दैट्स कॉल्ड नेट परचेज कंसिडरेशन। तो इसमें हमारा कहीं पर भी ग्रॉस रिसिप्ट मेथड को तो कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो आपका ग्रॉस रिसिप्ट मेथड है यहाँ पर नहीं होता है। नेट पेमेंट मेथड में भी हम ये देखते हैं कि हमारी एक्चुअली पेमेंट कितनी जा रही है। नेट एसेट मेथड में भी आपने देखा होगा, जब हमने 11th या फिर 12th क्लास में जब हमने अपना पूरा का पूरा गुडविल चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम पूरा कैलकुलेट करते हैं एसेट और लायबिलिटी साइड से, फिर हम उसमें चेक करते हैं कि हमारा टोटल किधर की तरफ बच रहा है। लायबिलिटी साइड बच रहा है तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व हो जाता है, डेबिट साइड बच रहा है तो हमारा गुडविल हो जाता है, और अगर उसके अमाउंट के बाद भी बचता है तो वो नेट परचेज कंसिडरेशन आ जाता है। याद है ना वो वाला मेथड, बिल्कुल ये वाला मेथड वही चलता है हमारा। उसके बाद शेयर एक्सचेंज मेथड भी होता है, क्योंकि हम अपनी कोई भी एसेट अगर परचेज कर रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में हम शेयर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा ग्रॉस रिसिप्ट मेथड यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है, परचेज कंसिडरेशन को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। Which of the following section of Companies Act 2013 facilitates amalgamation, absorption and reconstruction of company?
स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सेक्शन है आपका 232, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। Which of the following is not a part of the process of management audit? यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट मैनेजमेंट ऑडिट की। तो मैनेजमेंट ऑडिट आ गया तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या देखना है, टॉप लेवल वाली बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होता है, टॉप लेवल पर होता है, बिल्कुल होता है, तो ये वाला तो उसके अंदर आएगा। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की रिव्यू की जा रही है, बिल्कुल होएगा, परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका कहाँ बनता है, मैनेजमेंट पर बनता है, टॉप लेवल पर बनता है, तो बिल्कुल उसकी ऑडिटिंग यहाँ पर होगी। इन्वेस्टिगेटिंग द डेप्रिसिएशन मेथड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन फिक्स्ड एसेट इन अ कंपनी, ये कहाँ पर हो रहा है, क्या ये टॉप लेवल में हो रहा है, नहीं, टॉप लेवल पर सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग होती है, तो ये कहाँ पर होता है, ये आपकी अकाउंटिंग में होता है, तो ये आपका अकाउंटिंग ऑडिटिंग का पार्ट है, ना कि मैनेजमेंट ऑडिट का। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। यहाँ पे बात की जा रही है ऑडिटर की जो ड्यूटी है वो किस में इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि ऑडिटर की ड्यूटी में क्या नहीं आता है। तो पहले हम बात करें फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इज प्राइमरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, नहीं, जो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन है फिक्स एसेट की वो ऑडिटर चेक करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट ध्यान रखिएगा कि जो हमारी एसेट है वो हमारे नाम पे रजिस्टर है नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। ओनरशिप ऑफ फिक्स एसेट शुड बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग द टाइटल डीड ऑफ ऑडिटर, बिल्कुल यहाँ पर ओनरशिप चेक की जाएगी ऑडिटर के द्वारा, ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक हो, ठीक है। ऑडिटर शुड ascertain that the asset are in the possession of the client, बिल्कुल सही बात है, ऑडिटर का ध्यान ये इस बात पे बहुत ज़्यादा होता है कि जो एसेट है उसका पोजेशन है क्लाइंट के पास या फिर नहीं है। द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एसेट हैव बीन वैल्यूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिल्कुल यहाँ पर ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है कि जो एसेट आपने ली है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही आपने उसको पोजेशन क्रिएट किया हुआ है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Maximization of firm's growth rate subject to managerial and financial constraints as one of the most important alternative objective of especially large business corporation was pleaded by। स्टूडेंट कहीं बार आपसे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक डेफिनेशन दे दी जाती है और नीचे आपको उनके ऑथर के बारे में बता दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि बताइए कि कौन से ऑथर है। तो उसके लिए आपको बेसिक क्या करना है, जितने भी आप राइटर्स पढ़ते जा रहे हैं, देखिए बहुत सारे राइटर्स होते हैं, आप सबको तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जो भी आपकी नज़रों के सामने आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर अगर हमारी बात की जा रही है मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है रॉबिन मैरिस ने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने एक छोटी सी लाइन लिख के उसके आगे लिख दिया, तो जब भी आप उस वाली नोटबुक को खोलेंगे वो आपके सामने आएगा, आपकी नज़रों से टकराएगा, तो फिर एग्जाम रूम में भी वो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने की नोट्स बनाकर चलने हैं हैंड टू हैंड। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज नॉट बेस्ड। स्टूडेंट यहाँ पे बात की जा रही है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, यानी कि कार्डिनल, याद कीजिए कार्डिनल में हम क्या करते हैं, कार्डिनल में हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को बताते हैं, किस पर, सेटिस्फेक्शन लेवल को हम अपनी यानी कि यूटिलिटी में बताते हैं, और यूटिलिटी को हम डिफाइन करते हैं अपने यूटिल्स में, ठीक है। और यूटिल्स में जब हम डिफाइन करते हैं तो वो हमारे दो पार्ट में आता है, एक आता है टोटल यूटिलिटी, एक आता है मार्जिनल यूटिलिटी, याद है ना कुछ, ये बिल्कुल वही वाली चीज़ है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जब भी हम अपनी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा पहला दिमाग में आता है कि कंज्यूमर का रैशनल होना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर अपनी सोच समझ से ही बताएगा कि मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा मुझे लेनी है, कौन सा मेरा अमाउंट परचेज कंसिडरेशन पे आता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है, अगर कंज्यूमर के पास लिमिटेड मनी नहीं होगी तो वो तो कितना भी परचेज कर सकता है ना, वो तो हमारे यहाँ पे फिर अप्रोच ये वाली गलत हो जाएगी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे TU की और MU की, ये आपका Y एक्सिस है, O एंड X एक्सिस, ये आपका क्या हुआ है, ये आपका TU आया है, TU इस तरह से आया है और ये आपका गया है MU, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, दिस इज पॉइंट इज कॉल्ड
पॉइंट ऑफ सैचुरेशन यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन तो आपका एक मैक्सिमम पोजीशन पर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टी इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे आता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। याद आया वाला पॉइंट? तो ये भी आपका इंक्लूड होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये इसका पार्ट नहीं होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं आपकी कार्डिनल अप्रोच में, ऑर्डिनल अप्रोच में, ठीक है। ये हम कार्डिनल अप्रोच में मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ये किस में आता है? ये आपके ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आता है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व में आता है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट, अब आपके पास क्या गई? स्टेटमेंट्स आ गई हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपकी क्या कहती है? ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। स्टूडेंट यहाँ पे बात की जा रही है आपकी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता कैसा है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस ओ वाई, ठीक है। ये आपका यहाँ पर एक ग्राफ आ गया है, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इसको बोलते हैं। बिल्कुल जो आपका मिड पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ED इज इक्वल्स टू 1, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ED इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इनके बीच में जो ये वाले पॉइंट होते हैं, यहाँ पर आता है ED इज ग्रेटर देन 1 एंड ED इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या होता है? ये हमारा डिमांड कर्व होता है, जिसपे हमारे पॉइंट इलास्टिसिटी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर ऑल इक्वल। नहीं, इक्वल तो कभी भी नहीं होती है, सारी जगह अलग अलग आ रहा है, तो इसके साथ हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2 ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व कैसा होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें स्टूडेंट, तो ये आपका ग्राफ है एक्स ओ वाई, ये आपका प्राइस हो गया, ये हो गया यहाँ पे आपका क्वांटिटी, ठीक है, पी इट्स क्यू। जितना प्राइस से आपका डिक्रीज होगा उतना ही आपकी क्वांटिटी से इंक्रीज होगा। ये तो आप जानते ही है ना, ED इज इक्वल्स टू 1 में, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा, दिस इज कॉल्ड ED इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर आपका किसी भी पॉइंट पर सेम आपका प्रोपोर्शन रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम लेवल पे आपका यही रहेगा। यानी कि ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर इक्वल। यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट हियर। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज assumed to increase linearly with leverage, that is the average cost of capital remain constant with increased use of leverage। स्टूडेंट यहाँ पे बात की जा रही है जब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो रहा है लीनियरली विद लिवरेज, ठीक है, यानी कि आपका लिवरेज के साथ साथ वो इंक्रीज हो रहा है। लिवरेज क्या हो जाता है? यहाँ पर आपकी डेप्ट हो जाती है, और जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपका कांस्टेंट है। ये एग्जैक्टली आपका कहाँ होता है? नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में आता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं इस अप्रोच में? डेप्ट जो होता है आपका, लिवरेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि डेप्ट जैसे आपकी अप्रोच बढ़ रही है, यानी कि लिवरेज बढ़ती है, वैसे ही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाती है, लेकिन जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये मेथड आता है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। चलिए नेक्स्ट आता है इफ द रिस्क फ्री रिटर्न दैट इज RF इज 6%, बीटा वैल्यू इज 1.5 and market rate of return is 10%, then the expected rate of return would be। अब हम यहाँ पे क्या बताना है? expected rate of return बताना है आपका। तो यहाँ पे हम expected rate of return को हम यहाँ पे लिखते हैं R, ठीक है, और market rate जो हमारा risk free return होता है उसको हम यहाँ पर RF के साथ डिफाइन करते हैं, प्लस फिर हम यहाँ पर लेते हैं हमारी बीटा वैल्यू, और लास्ट आपका आ जाता है यहाँ पे जो आपका मार्केट रेट होता है RM, माइनस कर देते हैं हम उसमें से अब यहाँ पर हमारा जो आपका रिस्क फ्री रिटर्न होता है, यानी कि RF, ठीक है। RF कितना है आपका? 6 प्लस बीटा है आपका 1.5, मार्केट रेट है आपका 10 माइनस रिस्क फ्री है आपका 6। सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 10 माइनस 6 इज 4, 6 प्लस डेसिमल हटाया 10 हो गया 15, 4 जस्ट 60 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट, 6 प्लस 6 12, दैट इज 12% इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही की पॉइंट्स पर होते हैं, फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला एक बार याद हो गया तो आंसर निकल जाएगा तुरंत,
ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक छोटा सा न्यूमेरिक क्वेश्चन ही तो है, छोड़ देते हैं, बाद में चल के कर लेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपके पास आते जा रहे हैं उनको तो बिल्कुल लेते चले जाइए, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फटाफट से वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए और मतलब इसमें तो आपको बिल्कुल ये 100% श्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है, तो आपका बिल्कुल आंसर भी सही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ होते हैं। ठीक है, थियरी में तो फिर भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिक में तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता ना। तो इसलिए न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन की पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बता रही हूँ, विद रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये अगर आंसर आया है तो क्यों आया है और वो नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज हमें बताइए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी की होती है। तो स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग प्लीज। चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी raises 1 lakh rupees by issue of 10% debentures of rupees 100 each at a discount of 2% redeemable after 10 years. If the corporate tax rate is 40%, what would be the cost of capital? ये देखिए स्टूडेंट, एक और आपके पास न्यूमेरिक क्वेश्चन आ गया है। तो न्यूमेरिक से बिल्कुल नहीं घबराना है, न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है तो आने दो, आ जाओ, हम देखेंगे, करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और उसके नंबर भी लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे डिटर्मिनेशन अपने साथ कर लीजिए, कंसिस्टेंट रहेगी तो हमारा क्वेश्चन कोई भी हमसे छूट के नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी बात की जा रही है, हमें निकालनी है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर निकाल रहे हैं तो बात कीजिए किसकी की जा रही है? डिबेंचर की, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमारी यहाँ पर निकाली जा रही है, यानी कि CD। डिबेंचर की बात की जा रही है तो डिबेंचर को क्या पे करते हैं हम? इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट यहाँ पे ले लिया है। अब स्टूडेंट एक बात बताइए, इंटरेस्ट जो होता है वो बिफोर इंटरेस्ट होता है या आफ्टर इंटरेस्ट होता है? सॉरी, बिफोर टैक्स होता है या आफ्टर टैक्स होता है? बिफोर टैक्स होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैक्स को यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी मैच्योरिटी वैल्यू वगैरह सब कुछ दे रखी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई तो नहीं आएगा, बाद में आएगा, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज की वैल्यू मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। आई यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट? आई हो जाएगा जो आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है आपका? जो आपकी अमाउंट आई, यानी कि 10% जो है आपका, ये आपका इंटरेस्ट रेट है 100 पर। 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है ना स्टूडेंट। देखिए वैसे तो हम इस अमाउंट पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेम आंसर आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को हमें छोटा करके चलना है तो हम छोटी वैल्यू पर निकालते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का जब आप 10% निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 10 रुपीज़ इंटरेस्ट, यानी कि एक डिबेंचर पे आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो जब आप मैच्योर करेंगे तो आपको यहाँ पर डिबेंचर जो रिडीम होगा 10 साल के बाद हो रहा है और किसी को डिस्काउंट वगैरह पे नहीं हो रहा है, 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ ही आपको मिलेगा। नेट प्रोसीड की बात करें तो नेट प्रोसीड का मतलब 100 रुपीज़ का आपका डिबेंचर था, लेकिन क्योंकि आपने उसको 2% डिस्काउंट पर आपने उसको इशू किया, यानी कि आपने 2%, 100 का 2% यानी कि 2 रुपीज़, यानी कि आपने उसको इशू किया है 98 रुपीज़ का। ठीक है, और आपका जो डिबेंचर है वो कितने लंबे समय तक रहा है? 10 साल के लिए रहा है। ठीक है, और साथ साथ आपका टैक्स कितना हो गया? यहाँ पे टैक्स रेट आपको बताया गया 40%, दैट मीन्स 0.4। ठीक है, अब वैल्यूज आपके पास है, सीधा पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? CD इज इक्वल्स टू आई कितना है आपका? 10, 1 माइनस 0.4 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 100 माइनस नेट प्रोसीड है 98 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है 10 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया है। सिंपल अब वैल्यू पुट कर दिए हमने, सॉल्व कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6 प्लस 2 डिवाइड बाय 10 अपॉन 198 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। CD इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई डेसिमल से 1 0 कट 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 होल डिवाइड बाई, इसको करेंगे तो 99 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। एलसीएम लीजिए, 10 6 60 प्लस 2 डिवाइड बाई 99 मल्टीप्लाइड बाई 100,
62 डिवाइड बाय, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 990 मल्टीप्लाइड बाय 100, वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.26%। दैट मीन्स आंसर सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ देखने में लगता है। अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे और अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा भी फोकस्ड हो जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट। सिर्फ और सिर्फ देखने का नज़रिया है और आपको क्वेश्चन को, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ इतना आपको सीखना है और कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नेट का एग्ज़ाम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ हम उसे देख के डर जाते हैं, हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने नहीं आते हैं। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आ गए तो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशंस विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF। अब देखिए कितनी बड़ी बात बोली गई है, लेकिन सिंपल आपसे क्या पूछा गया है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया है IMF का। वो कब है, 1944, हमें पता है बिल्कुल। किसकी उसमें हुआ था, 44 नेशंस ने साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था। उस एग्रीमेंट का नाम क्या था, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट था। बिल्कुल सही, सब कुछ स्टेटमेंट्स में इसमें दिया हुआ है। हमारा ईयर पूछा गया तो हमने बता दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे हमें बताना है हमारी स्टेटमेंट कौन सी गलत है। तो सबसे पहले बात की गई है, व्हेन वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 1 एंड द टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड। बिल्कुल सही बात की गई है कि जब हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होता है तब हमारा रिग्रेशन जो होता है वो कोलाइनर हो जाता है। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नहीं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, चेंज ऑफ स्केल से नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। द साइन ऑफ अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर ऑलवेज द सेम। बिल्कुल सही बात है। द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी इस सीरीज़ में हमारे साथ मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमें अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना प्यारा हमारे साथ सपोर्ट ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस लगता है कि हम और आपके साथ वीडियोस बनाएं और आपको ज़्यादा सपोर्ट करें तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।